Uh, Now we start the next topic of wave optics, interference. Interference, ध्यान से देखें बेटा इंटरफेरेंस को। इनमें इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इफ इन ए मीडियम two light waves are moving and two or more than two light waves are moving due to superimpose of these two waves, मिक्स का सेंस होता है कि ये जब टू वेव सुपर इम्पोज करती है, मिक्सअप होती हैं, at the some point intensity of light is maximum, it is called constructive interference. If intensity of light is maximum, then such type interference is called constructive interference. And if intensity of light is minimum, then it is called destructive interference. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, और destructive interference means the point where intensity of light is minimum or zero. तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, फ्रिंज माने एक बैंड टाइप से, पट्टी टाइप से, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे डार्क फ्रिंजेस बनती हैं बेटा। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एट दीज पॉइंट्स, ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, वहां पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड होती हैं। if dark fringe is obtained, if intensity of light is minimum, then dark fringe is obtained. Nature of light waves is transverse nature. ध्यान से देखें बेटा, नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स नेचर। अब ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, जो अपवार्ड डायरेक्शन में जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होते हैं बेटा, तो उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट होते हैं, लोएस्ट डाउनवार्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रॉप। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये फिगर है, ध्यान से आप देखें बेटा इस फिगर को। इसमें बेटा क्या है कि देखिए एस जो है वो सोर्स है, लाइट सोर्स है, तो इससे वेव्स चलेंगे, क्रेस्ट और ट्रॉप चलेंगे। तो इसमें जो एक कंटिन्यूअस आर्क है, जैसे ये आर्क है कंटिन्यूअस, एक है डॉटेड आर्क। तो हमने क्या किया, जो S1 S2 इसमें टू लाइट सोर्स हैं, इंटरफेरेंस में टू लाइट सोर्स होते बेटा, ठीक है। तो इसमें टू लाइट सोर्स वेव से जब ये स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से फिर न्यू वेव्स चलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने S1 को सेंटर मान के एक कंटिन्यूअस आर्क खींचा और उतनी रेडियस का S2 से ड्रॉ किया, फिर एक डॉटेड आर्क और फिर यहाँ पे एक डॉटेड आर्क बेटा, फिर सेम रेडियस का यहाँ से कंटिन्यूअस। तो जहाँ पे क्रेस्ट आते हैं, ट्रॉप पे ट्रॉ आए बेटा, वहां तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है और ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड होती है। ध्यान सुन लेना, जहाँ सेम आर्क कट करें या क्रेस्ट पे क्रेस्ट आए या ट्रॉप पे ट्रॉ आए, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। अगर इसमें अपोजिट आर्क कट करते हैं, इसका सेंस होता है क्रेस्ट पे ट्रॉ आए या ट्रॉप पे क्रेस्ट आए, तो वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है, क्योंकि वहां पर अपोजिट फेज मिलते हैं। क्रेस्ट, जैसे क्रेस्ट है बेटा, जैसे क्रेस्ट है तो ये यहाँ पे क्रेस्ट है जैसे, अब इस पे जब ट्रॉप पड़ेगा तो ट्रॉप मीन्स होता है नीचे ये वाला हिस्सा। तो एक सेम टाइम में एक पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाह रहा है, एक पार्टिकल को नीचे ले जाना चाह रहा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का अपोज करेंगे ये। तो जहां सेम आर्क कट कर रहे हैं वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ब्राइट फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड। तो आप ध्यान से देखें, देखिए ये सेम आर्क कट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा, ये कट होते होते गया, तो देखिए पहले यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज बनी बेटा। इसमें देखो इस टाइप को देखो, यहाँ पे एक ये सेम आर्क कट कर रहा है यहाँ से, तो ये ओ पे। तो आपने देखा जो स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, या S1 S2 का जो मिडिल पॉइंट से जो लाइन जा रही है, सेंटर पॉइंट वो आ रहा है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे या सेंटर पे हमेशा कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज। इट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। ध्यान से देख लेना, इट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम के बाद, ठीक है, आप इसको देखा ध्यान से, तो देखिए ये अपोजिट आर्क कट हो रहे हैं, देखिए ये अपोजिट आर्क कट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अपोजिट आर्क कट होने के सेंस है डार्क फ्रिंज बन रही बेटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डार्क आता है D1, फिर सेम आर्क कट करेगा तो ये फर्स्ट ब्राइट बनी। इसी तरह से इस तरफ देखो, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट। तो सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों तरफ पहले क्या बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है, फर्स्ट डार्क, और उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर फर्स्ट ब्राइट, दोनों तरफ फर्स्ट ब्राइट है,
उसके बाद फिर सेकंड डार्क आएगा, फिर सेकंड ब्राइट आएगी। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ये ऑल्टरनेटिव ऑर्डर्स में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें इस फिगर से भी आप एक चीज देख लें ध्यान से कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए सेंट्रल मैक्सिमम बेटा है इस डार्क से इस डार्क के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ हो जाएगी। मतलब फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस जितनी आएगी उसको डबल कर देंगे तो ये सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ हो जाएगी। तो फिर ध्यान से सुन ले बेटा कि टू और मोर देन टू लाइट वेव्स आर मूविंग इन ए मीडियम, then at the some point intensity of light is maximum, then it is called constructive interference and bright fringe are obtained. If intensity of light is minimum, then it is called uh, destructive interference और dark fringe are obtained. तो नॉन यूनिफॉर्म जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं एनर्जी ज्यादा हो गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो गई, कहीं वो कम हो रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरफीरेंस बेटा। और ये हमारा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आपने ये फिगर देखा ना, ये किस एक्सपेरिमेंट में हम यूज कर रहे हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था बताइए। इसके बाद देखिए ध्यान से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ध्यान से देखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने फोर्सेस के विषय में बताए थे, आपने चैप्टर जब 1 पढ़ा वहां पे, तो F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 इस टाइप से वेक्टर सम था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि ड्यू टू डिफरेंट वेव्स, ध्यान सुनिए, ड्यू टू डिफरेंट वेव्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स। वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है बेटा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बाई वेक्टर, ये फर्स्ट पार्टिकल में जैसे मान लो वेव्स काफी चल रही हैं, तो फर्स्ट वेव्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, फिर सेकंड का कितना हुआ, उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट वेव्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स। तो बाई वेक्टर इज इक्वल टू जाएगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस सो ऑन। नेक्स्ट जो होता है सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर कांस्टेंट और सेम ऑन द स्क्रीन, देन सच टाइप इंटरफेरेंस इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मतलब स्क्रीन पे जो हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, अगर उनकी पोजीशन सेम रहे, इसका सेंस होता है कि जहां पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है हमेशा वहां पे ब्राइट मिले, जहां डार्क फ्रिंज मिल रही है हमको वहां पे हमेशा डार्क मिले, देन सच टाइप इंटरफेरेंस इज कॉल्ड सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। अब देखिए इसमें इसकी कुछ कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस को ध्यान से देखें आप। इसकी जो कंडीशंस हैं बेटा, देखिए टू लाइट सोर्स आर इमिटेड द वेव्स कंटिन्यूअसली। जो हमारे टू लाइट सोर्स थे S1 S2, वो लगातार वेव्स को कंटिन्यूअस इमिट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इमिट्स। कंटिन्यूअसली इमिट्स का अर्थ हुआ कि कंटिन्यूअस उसमें से लाइट आनी चाहिए, कहीं उसमें ब्रेक ना हो, कि मतलब जैसे कभी आज एक सोर्स से लाइट आ रही फिर नेक्स्ट टाइम बंद हो जाए फिर लाइट को भेजे, ऐसा नहीं है। टू लाइट सोर्स आर इमिट्स द वेव्स कंटिन्यूअसली। Between the waves, phase difference is constant. Between the waves, phase difference is constant. It means at any point, a bright fringe is made. देखिए इसका सेंस बेटा क्या होता है कि इनका मीन्स फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर वो सेम फेज में मिलती है या फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई का बेटा इस टाइप से, तो वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो हमेशा इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अगर वो अपोजिट फेज में मिल रहे हैं जैसे पाई 3 पाई इस टाइप का हो, ठीक है, तो वहां पे वो अगर क्रेस्ट पे ट्रो आ रहा है तो हमेशा क्रेस्ट पे ट्रो ही आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इनका फेज डिफरेंस जब कांस्टेंट होगा तभी किसी पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज हमेशा ब्राइट रहेगी, डार्क फ्रिंज हमेशा डार्क रहेगी बेटा। जो नेक्स्ट इसका जो कंडीशंस है ध्यान से देखें, नेक्स्ट कंडीशंस जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड, ठीक है, इट मींस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज सिमिलर। देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स इज यूज, मोनोक्रोमेटिक होता है सिंगल वेव्स की लाइट यूज होनी चाहिए, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस आर यूज्ड। अब कोहेरेंट सोर्सेस आर यूज्ड का सेंस ये हुआ कि इफ द टू लाइट सोर्स, जैसे यहाँ पर S1 और S2 हैं, S1 और S2, इफ द टू लाइट सोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, अगर टू लाइट वेव सोर्स हैं
किसी एक सोर्स से मिलते हैं, देन सच टाइप सोर्सेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट का सेंस क्या हुआ कि S1 और S2 से अगर वेव्स यहाँ पे सेम फेज में मिलती हैं और ब्राइट फ्रिंज बनती है बेटा, तो हमेशा ब्राइट ही यहाँ पर बनेगी, क्योंकि लाइट S से आ रही है और S से पढ़ के जब वो S1 S2 से आएगी, तो S1 S2 हमें S से मिल रहे हैं, तो जब तक S में कोई चेंज नहीं होगा, S1 S2 में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अगर टू लाइट सोर्स अगर एक सोर्स से मिलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस। अब कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, जैसे कोहेरेंट सोर्सेस हमने यूज किया, तो वहां पे कोहेरेंट सोर्सेस लाइट की क्या होता है, मतलब कि उनका वेव्स की फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ब्राइट फ्रिंज हमेशा ब्राइट बनेगी, डार्क फ्रिंज हमेशा डार्क बनेगी। नेक्स्ट जो कंडीशन है बेटा, स्लिट्स आर क्लोज टू ईच अदर। जो टू स्लिट्स हैं S1 और S2, अभी मैंने बताई आपको, वो क्लोज में होनी चाहिए। क्लोज होंगी, क्लोज मच क्लोजर नहीं, क्लोज होना चाहिए, पास में होनी चाहिए। अब जब पास में होंगी तो हम आगे देखेंगे चल के कि जो फ्रिंज विड्थ है, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो सफिशिएंट होती है। इसका सेंस है, जैसे ये ब्राइट फ्रिंज है बेटा, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो बीच में मान लीजिए डार्क है, ठीक है, ये ब्राइट है, ठीक है बेटा, ये ब्राइट है और ब्राइट के बीच में क्या मिलेगी, डार्क बनेगी। अगर ये डिस्टेंस सफिशिएंट होगी तो हमें डार्क फ्रिंज डार्क दिखाई देगी, और ये डिस्टेंस अगर कम होती चली गई तो ब्राइट ही ब्राइट दिखाई देगा या डार्क ही डार्क दिखाई देगा। तो स्लिट्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है बेटा, जो S1 S2 क्लोज में होना चाहिए। स्लिट्स आर नैरो, स्लिट्स आर नैरो का सेंस हुआ कि जो सोर्स है वो नैरो होना चाहिए, नहीं तो एक ही सोर्स कई सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब हर, जैसे S1 S2 दो टू सोर्स हैं, अगर ये ब्रॉडर लो गया, ब्रॉड सोर्स लिया आपने, तो एक सोर्स से ही कई लाइट वेव्स प्रोड्यूस कर देगा, तो उसमें भी इंटरफेरेंस पॉसिबल हो जाएगा। तो ये स्लिट सोर्स जो है वो नैरो होने चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है सस्टेन इंटरफेरेंस की, ठीक है बेटा, या परमानेंट इंटरफेरेंस की, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी सिमिलर। अब देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स सिमिलर, इसका सेंस क्या होता है बेटा, हमने दो वेव्स ली और उनका एम्पलीट्यूड सिमिलर है। आगे आप चल के देखेंगे जो मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें आएगा ये I मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। अगर टू सेम है तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा, तो I मिनिमम हो जाएगा बेटा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। मतलब मिनिमम इंटेंसिटी 0 है तो डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क होगी, ठीक है। तो अच्छे इंटरफेरेंस के लिए, परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए या फिर नियर अबाउट सेम होने चाहिए। जैसे एक 50 है, दूसरा 49 हो जाए, 48 हो जाए, इस टाइप से। तो या तो एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड में डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी सिमिलर, सो डार्क फ्रिंजेस कंप्लीटली डार्क होता है। अब देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल का, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, फिर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी तक जो बेटा मैंने बताया है, उसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा वो। जो भी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बताई मैंने, परमानेंट इंटरफेरेंस बताया बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको ध्यान से देखें आप, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें ध्यान से देखें बेटा, इफ टू लाइट सोर्स, ध्यान से देखें, इफ द टू लाइट सोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, अभी जो मैंने बताया था, such type sources of light are called coherent sources of light. Conditions of characteristic, उसकी टू कंडीशंस हैं, they emits the light of same wavelength and same frequency. दोनों सोर्स जो कोहेरेंट सोर्सेस हैं बेटा, वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। दे प्रोड्यूस कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। इसका सेंस है, अगर किसी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बन रही तो कंप्लीटली डार्क बनेगी बेटा, और अगर ब्राइट बन रही तो कंप्लीटली ब्राइट बनेगी। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है बेटा, वो मैंने बता दिया, इफ द टू सोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, देन सच टाइप सोर्स इज कॉल्ड, और सोर्स आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, दे शुड इमिट द वेवलेंथ ऑफ सेम वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी। सेकंड जो है,
दे प्रोड्यूस कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स बेटा, ठीक है। अब इनको देखो ध्यान से बेटा, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान से देखें, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए हमने ये वाला इसमें ये फिगर यूज किया बेटा, तो आप यहाँ से देखें, ये जो हमारा है, देखिए एस जो है वो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ से जो बेस जाएंगी वो S1 S2 पे टकराएंगी, फिर यहाँ से बेस जाएंगी बेटा, और ये बेस पॉइंट हमने P पॉइंट लिया बेटा, ठीक है। तो S1 जो वेव जाएगी उस पार्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, S2 से वेव जाएगी वो भी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी बेटा। तो इनके लिए जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं, वो हमारी जो इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो हमने फर्स्ट वेव ली बेटा, तो फर्स्ट वेव में A1 एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, साइन ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो सेकंड वेव्स के लिए है बेटा बाई टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जो फाइव है, फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स, तो फर्स्ट और सेकंड वेव्स के बीच में ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो जब फर्स्ट वेव्स गई सेकंड वेव्स गई, दोनों सुपरइम्पोज हुई, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बाई इज इक्वल टू बाई वन प्लस बाई टू, ध्यान से मिलाना बेटा, बाई इज इक्वल टू बाई वन प्लस बाई टू। पुट द वैल्यू ऑफ बाई वन, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपने क्या किया बेटा, बाई वन की वैल्यू पुट की, बाई टू की वैल्यू पुट की, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है बेटा। अब देखो आप, A1 साइन ओमेगा टी एस सच है, और ये साइन A प्लस बी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मीन्स हो गया, इसको हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे साइन A प्लस बी के फॉर्मूला से। तो साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। उस फॉर्मूले जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये वाला साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखिए इस A2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, बाई इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी, आपने A2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। तो ये थ्री स्टेप्स हमारे पास आ गए। अब देखो बेटा, इस स्टेप में से A1 साइन ओमेगा टी में से और इस स्टेप में से, इन दोनों स्टेप में हमारा जो है साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जब इनमें से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई अब ये बन गई A1 प्लस A2 कॉस फाइव और ब्रैकेट के आउटसाइड साइन ओमेगा टी, प्लस ये थर्ड स्टेप A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब हम ये देखना चाहते हैं जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बाई है बेटा, वो किस वेव से प्रोड्यूस हो रहा, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। इसको फाइंड करने के लिए हमने सपोज किया A1 प्लस A2 कॉस फाइव इज इक्वल टू A कॉस थीटा, A कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है, A कॉस थीटा, और A2 साइन फाइव इज इक्वल टू A साइन थीटा बेटा, ठीक है। हमने सपोज कर लिया लेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव इज इक्वल टू A कॉस थीटा और A2 साइन फाइव इज इक्वल टू A साइन थीटा। Put this value in the above equation using the equation first and second in this equation, ठीक है बेटा। जो आप इसको इसमें पुट करोगे तो बाई इक्वल टू आ गया A cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा cos ओमेगा टी, ठीक है। आपने वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब आप देखिए ध्यान से A टेकन एज आउटसाइड और टेकन एज कॉमन, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा A इनसाइड द ब्रैकेट साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस साइन थीटा cos ओमेगा टी। नाउ वी यूज द साइन A प्लस बी, इस वाले स्टेप में साइन A प्लस बी आ गया ये, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। तो हमारा जो बाई है, ध्यान से आप देखें, बाई इज इक्वल टू, ये हमारा बेटा हो गया बाई इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आपने देखा रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है एक ऐसी वेव्स की वजह से बेटा जिसका एम्पलीट्यूड A है, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A है। अब हम चाहेंगे A को फाइंड करना, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या आप इक्वल ले सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। तो हम इसमें अब A को फाइंड करेंगे, ठीक है, A स्क्वायर को फाइंड करेंगे। जैसे तो हमने क्या किया कि फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है बेटा, आप स्क्वायर करके स्क्वायर कर दें
तो जब फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो A2 साइन फाई का स्क्वायर। तो देखिए हमने जब इसे यूज किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे जब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इधर से, तो इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ रहा होता है। ठीक है, और ये A1 प्लस A2 कॉस फाई के होल स्क्वायर को आप ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे, ये वाला इसको करोगे तो A1 स्क्वायर, ठीक है, इसको होल स्क्वायर करोगे तो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये फॉर्मूला बना ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया फर्स्ट, इस वाले फर्स्ट ब्रैकेट में, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, हमारे पास ये आ गया A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ए स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड को आप ध्यान से देखेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है, और ये A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। तो इन इस वाले स्टेप से और इसमें ये A2 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपने A2 स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये प्लस 2A1 A2 कॉस फाई बेटा। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई बेटा। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तो सिंपलिसिटी के लिए जैसे हम आई इक्वल टू, जैसे हमने आई इक्वल टू ए स्क्वायर भी ले सकते हैं, आई इक्वल टू के ए स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन इक्वल साइन कन्वर्ट होगा तो कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो या तो आई इक्वल टू के स्क्वायर ले लें, नहीं तो आई इक्वल टू ए स्क्वायर भी ले सकते हैं इसमें हम। तो हमने लिया आई इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंस हुआ कि जो इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ए स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने ए स्क्वायर में ये फॉर्मूला हमने इसका यूज कर लिया, मतलब ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, अब इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा। अब हमारा पर्पज ये रहेगा, तो हमारा इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, आई इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी आ गई, लेकिन हमको कंडीशन चाहिए, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, ये हमको चाहिए बेटा, कितना फेज डिफरेंस पे कौन सी फ्रिंज मिलेगी, या जैसे डार्क फ्रिंज की कंडीशन चाहिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो हमारा जो है आई, आई इक्वल टू फॉर्मूला है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब देखो अगर I मैक्सिमम होगा, इफ I इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, देन cos फाई इज मैक्सिमम। ठीक है, और हम क्या समझते हैं बेटा कि जो cos फाई है हमारा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तब cos फाई की जगह हम 1 रखेंगे, मिनिमम के लिए -1 रखेंगे। अब देखिए बेटा, अगर हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव्स, सेपरेट वेव्स के लिए, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर, या A1 इज इक्वल टू रूट I1। ठीक है बेटा, इन द सेम वे I2 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर और A2 इज इक्वल टू रूट I2। तो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर I1, सेकंड एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर I2। तो मतलब इसका सेंस हुआ ये A1 A2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, ये सब वैल्यू। तो देखिए इन द प्लेस ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 A1 A2 है, तो रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। तो फॉर्मूला बन गया हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो मतलब हमारे पास अभी टू फार्मूला हो गए बेटा इंटेंसिटी के। एक तो आपका एम्पलीट्यूड के टर्म में ये फार्मूला हो गया, और इंटेंसिटी टर्म में ये वाला फार्मूला आ गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अब हमको कंडीशन निकालनी मैक्सिमम और
मिनिमम, डार्क और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस बेटा। अब आप देखो कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब देखो cos phi इज इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ध्यान से आप देखें बेटा, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos phi इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब cos phi इज इक्वल टू 1 है तो हमको एंगल्स सिलेक्ट करने होंगे जिनकी वैल्यू 1 है, तो cos 0 1 होता है और फिर 2 पाई के डिफरेंस से आते चले जाते हैं। तो देखिए cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है। इस टाइप से ये सब वैल्यूज आएंगी जिसमें cos phi की वैल्यू 1 होगी। तो जनरल में लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई। अब पहली वैल्यू 0 है तो इसका सेंस हुआ कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, वेयर n इज इक्वल टू 0 1, n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो phi इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू पाई है, 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 पाई आ जाएगा बेटा। 11th में हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ड्रा भी कराया था कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला बेटा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। तो लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है और x जो है पार्ट डिफरेंस है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। ये पढ़ाया था जब सिंपल हार्मोनिक मोशंस में उधर गए थे, उसमें ये लास्ट चैप्टर्स में ये हमने बताया था आपको। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है phi इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। अब लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ है और x है पार्ट डिफरेंस। तो देखिए एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये phi का हो गया, एक फॉर्मूला ये बेटा, इन दोनों फॉर्मूले को आप इक्वल कर दे तो 2 पाई अपॉन लैम्डा x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है बेटा। हमने ये दोनों फॉर्मूले आपको इक्वल कर दिए, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू 2n पाई। तो आपने देखा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और ये यहाँ से x इज इक्वल टू निकालोगे तो n लैम्डा आ गया बेटा, x इज इक्वल टू n लैम्डा। लेकिन हमने देखा कि n की स्टार्टिंग किससे थी, 0 1 2 3 से, तो जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x 0 हो जाएगा। इफ n इज इक्वल टू पुट 1 तो x इज इक्वल टू लैम्डा, इफ वी पुट 2 x इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो जहां पार्ट डिफरेंस 0 हो, इसका सेंस होता है क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, टो पे टो आ रहा है। अगर पार्ट डिफरेंस 0 है, जैसे सेंट्रल मैक्सिमम के लिए अब पार्ट डिफरेंस 0 था तो हमेशा ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। तो जब पार्ट डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, लैम्डा का सेंस हुआ कि क्रेस्ट पर क्रेस्ट ही आएगा, टॉप पे टॉ ही आएगा। इस टाइप से देखो ध्यान से, जैसे ये एक बेस का डिफरेंस हो जाएगा तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बेस ड्यूरिंग टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये भी डेफिनेशन होती है बेटा। तो जहां पार्ट डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है बेटा। तो पार्ट डिफरेंस की कंडीशन ये होती है इंटरफेरेंस में, x इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा। और जो अब फेज डिफरेंस है उसकी कंडीशन देखिए बेटा ये होती है, अब phi इज इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई या phi इज इक्वल टू 2n पाई n इज इक्वल टू 0 1। तो फेज डिफरेंस के टर्म में ये कंडीशन बेटा, और पार्ट डिफरेंस की कंडीशन 0 लैम्डा 2 लैम्डा बेटा। ये तो मैक्सिमम कंडीशन हो गई, ठीक है बेटा। और अगर हम इसमें भी देखिए, जैसे अगर हम मैक्सिमम के लिए यहाँ पे phi की वैल्यू 1 पुट कर दें, जैसे phi की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, cos phi की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो I मैक्सिमम हमको ये मिल जाएगा। और अगर इसमें देखते हैं, इसमें वैल्यू हम पुट कर दें, इस वाले फार्मूले में बेटा 1, जैसे हमने cos phi 1 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूला निकाल सकते हैं बेटा। अब देखिए जो नेक्स्ट है बेटा, इसमें ध्यान से देखिए आप, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। अब मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos phi कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू cos phi की -1 होती है बेटा। या phi इज इक्वल टू पाई cos 180, मतलब पाई मीन्स 180, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो फिर 2 पाई के डिफरेंस से आगे बढ़ेगा, तो पाई 3 पाई 5 पाई, या हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई। 2n प्लस 1 पाई में n की वैल्यू देखिए 0 से स्टार्ट होगी, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 0 देन phi इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा बेटा। अगर 2n प्लस 1 लेंगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। अगर हम 2n माइनस 1 कर दें, जैसे हमने लिख दिया बेटा phi इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, अगर हम इसको लें जैसे 2n माइनस 1 इंटू पाई कर दें जैसे, ठीक है बेटा, -1 कर दें, तो यहाँ n की स्टार्टिंग 1 से हो जाएगी, 2 इंटू 1 -1,
तो पहली वैल्यू पाई आएगी इसमें, ठीक है बेटा। तो लेकिन हम एन हमने पहले भी यहाँ से जीरो स्टार्ट, जैसे एन की वैल्यू जीरो से थी, इसलिए हमने 2n प्लस वन लिया बेटा। आप इसको भी ले सकते हैं, जैसे कोई चाहे 2n माइनस वन भी आ सकता है। तो 2n प्लस वन पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है बेटा। अब देखिए फिर वही कंडीशन बेटा, अब फाइव इज इक्वल टू वही 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ये फार्मूला जो भी बताया मैंने, और एक फार्मूला ये 2n प्लस वन पाई वाला, ये भी फाइव है तो ये फाइव, तो ये दोनों आप इक्वल करते हैं आप, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला देखिए 2n प्लस वन पाई फाइव इक्वल टू, और ये इन दोनों को जब इक्वल करोगे तो ये वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 2n प्लस वन पाई, तो पाई से पाई गया, ठीक है बेटा। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू। अब n इज इक्वल टू जीरो है, तो जब जीरो पुट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, लैम्डा बाई टू आ गया। वन पुट करोगे तो 2 प्लस वन 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई टू। तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू। तो इतने ये पाथ डिफरेंस पे हमको मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो आपने देखा था ब्राइट फ्रिंज किस में मिली थी, 0 लैम्डा 2 लैम्डा, इस पे थी ब्राइट फ्रिंज, और लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू, इस पे है ये डार्क फ्रिंज। तो देखिए ब्राइट, फिर ब्राइट, और बीच में मिल रही देखिए डार्क। तो ब्राइट डार्क इस तरह से ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में बेटा ये मिलते हैं, ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना चाह रहे बेटा आप, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आप लिख देंगे cos फाइव इक्वल टू 1 यूज करेंगे, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और 2a1 a2 cos फाइव था, उसकी जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया। अगर आप मिनिमम निकालेंगे तो इक्वेशन हमारे पास थी a1 प्लस a2 होल स्क्वायर प्लस, नहीं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2 a1 a2 cos फाइव, तो cos फाइव माइनस वन है। अब ये प्लस बेटा और ये माइनस, यहाँ से देखिए ये माइनस आ गया, तो ये बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी I मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और यही मैंने आपको बताया था उसमें कि जब जैसे डार्क फ्रिंज आपको कंप्लीटली डार्क चाहिए, तो a1 और a2 दोनों इक्वल होने चाहिए, जिससे I मिनिमम इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो ये सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन भी थी, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर हम इसको देखिए, अब I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, जैसे ये I मैक्सिमम आ गया बेटा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 6 से, और I मिनिमम a1 माइनस a2 होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 7 से बेटा। तो I मैक्सिमम इक्वल टू जाएगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर अपॉन I मिनिमम a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये हमारा I मैक्सिमम और I मिनिमम के लिए बेटा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बेटा, इसको फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। तो अभी तक जो मैंने बताया बेटा, उसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, जो अगर कोई डाउट है आपको तो इंटरफेरेंस सिस्टम बेटा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बेटा, इसको फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप लोग क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है।